पूरा गड़बड़ा। हेलो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। नमस्कार साथियों, फिनिक्स एकेडमी में एक बार फिर से, हालांकि सब कुछ बोल चुका था, आप तक आवाज नहीं पहुंची हमारी, लेकिन फिर से आप सभी का स्वागत है फिनिक्स एकेडमी के दमदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हिंदी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। हिंदी ना ऐसी हिंदी पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में श्योर पूछी जानी है, बस उतनी हिंदी हमें जाननी है, ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो हिंदी बोलने में कतराते हैं, हिंदी बोलने में शर्म आती है, हिंदी लगती है यार मैं हिंदी कैसे बोलूं उनके सामने, उन्हें तो इंग्लिश बहुत आती है। ठीक है, तो बच्चे हिंदी अपनी निज भाषा है, मातृभाषा है, इसे बोलने में गर्व महसूस करो। ठीक है, और हिंदी अगर आप परीक्षा की दृष्टि से भी देखेंगे तो बच्चे हिंदी ऐसी भाषा है, हिंदी ऐसी भाषा है जो आपको पूरे में पूरे नंबर दिलवाने के लिए क्या है, पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, तो आप क्यों इसको इग्नोर करते हो, आप क्यों इसको इग्नोर करते हो भाई? हिंदी आपके जीवन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा संबंधित है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए एक बार, क्योंकि 60 से 70% हिंदी हम शुरुआत से सीखते आ रहे हैं, और जो किताबी हिंदी हमको सीखनी है, जो किताबी हिंदी हमको सीखनी है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, वो हम सीख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल हम स्वयं बना लेंगे। ठीक है, हम जो किताब बोलेगी वो हम अपने मन से खुद स्वयं समझ लेंगे, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आज हम हिंदी में वर्णमाला सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आज से एक प्रण होगा कि भैया हिंदी बोलने में कोई शर्माएगा नहीं। ना 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 ना, हिंदी बोलने में कोई नहीं शर्माएगा। अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो आप शुद्ध हिंदी बोल दो, दिमाग खराब हो जाएंगे आगे के। ठीक है, तो हिंदी निज भाषा अपनी, अच्छे से गर्व हो कि हम हिंदी वासी हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हिंदी हिंदी है, हिंदी में मिठास है, हिंदी में रस है, वो सब तो हम महसूस कर सकते हैं ना, वो कैसे इंग्लिश वाला महसूस कर पाएगा? और हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो भैया ऐसी बात नहीं है, दूसरे की चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। ठीक है, कभी अपनी भी चीज़ देखो कि हमने जो पहना है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत प्यारा है। ठीक है, तो हिंदी का चोला आप हमेशा पहने रहिए, क्योंकि हिंदी ऐसी लैंग्वेज है कि हिंदी में साहित्य सुन लो, कितने अच्छे अच्छे साहित्य हैं। ठीक है, तो कोशिश करें हिंदी बोलने की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो हो गया ना, शेयर हो गया ना। तो भैया आज का लेक्चर है 4, जहां पर हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं हिंदी, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं भाषा। भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें बच्चे इंपॉर्टेंट बहुत हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट बहुत हैं। हम लोग भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। जिसको बोलने में शर्माते लोग बहुत हैं यार, हिंदी यार बाहर जाएंगे तो हिंदी अगर आती है तो काम नहीं चल पाएगा। अरे काहे नहीं चलेगा, हिंदी तो अब आपके कीपैड है ना, फोन है ना, उस पर भी टाइप करते हो तो हिंदी में टाइप होता है कि नहीं? क्यों जरूरत पड़ी यार, क्यों जरूरत पड़ी फोन में हिंदी डालने की? क्योंकि हम लोग हिंदी हैं, हिंदी में ही बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी, और बात करते यहीं पर इंग्लिश की। अगर भाषा की बात करें, कह दें मौखिक इकाई को हम भाषा कहते हैं। मौखिक इकाई को, यानी बोलचाल में जो हम यूज करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। बोलचाल में हम आपको अपनी बात समझा पा रहे हैं, तुम हम अपनी बात हमें, हम अपनी बात, अच्छा ऐसे एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि हम अपनी बात भाषा से समझा रहे हैं, और तुम अपनी बात जो कमेंट कर रहे हो ना, वो लिपि के माध्यम से आप हमें बता पा रहे हो। तो हम इधर से भाषा और आपकी इधर से लिपि आ रही है। ठीक है, लिपि मतलब जो आप टाइप कर रहे हो वो लिपि होती है। तो हम कहते हैं जो मौखिक तौर पर यूज की जाती है बोलचाल में, तो उसे हम भाषा कहते हैं, लेकिन लेखन आधार पर भाषा को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी एक भाषा है, इसकी लिपि क्या है? तो इसकी लिपि है देवनागरी। क्या है? देवनागरी लिपि है।
देवनागरी लिपि है। इसका पूरा इतिहास हमने आपको बताया था कि देवनागरी लिपि कहां से निकली। हालांकि आपका सेशन नहीं चला था, लेकिन फिर भी हम समझ लेंगे जो देवनागरी है वो ब्राह्मी लिपि से, भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो आपकी ब्राह्मी लिपि से ही निकली हुई हैं। ब्राह्मी लिपि आगे चलकर उत्तर लिपि और उत्तर दक्षिण लिपि में कन्वर्ट हुई, यानी उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी, और देवनागरी उत्तर ब्राह्मी का रूप है। ठीक है, तो देवनागरी इंग्लिश किस में लिखी जाती है बच्चे? भाषा को इंग्लिश कहते हैं, लेकिन ये रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है बच्चे? रोमन लिपि। तो आपसे पूछा जा सकता है ये रोमन लिपि है, लिपि। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता दूं कि रोमन लिपि, और यहीं पर पूछ लिया जाता है जो पंजाबी है वो किस लिपि पर लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है गुरुमुखी लिपि। कौन सी? गुरुमुखी लिपि पर पंजाबी भाषा को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज कंफर्म हो गई। अब आगे चलते हैं हम, जो मेन चीज है, अब जो हिंदी है, हिंदी को समझने के लिए बच्चे, हिंदी को समझने के लिए अभी हमने बताया था, हिंदी को समझने के लिए आपको जरूरत भली भांति से जानना है, हिंदी के बारे में हर चीज जाननी है, शुद्ध हिंदी बोलना है, तो हमें सीखना पड़ेगा व्याकरण को। व्याकरण को, हिंदी को भली भांति, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, संस्कृत जानना है तो संस्कृत व्याकरण पढ़ो, अच्छी संस्कृत बोलने लगोगे। ठीक है, हिंदी समझना है, हिंदी व्याकरण पढ़ो, कोई त्रुटियां आप बोलोगे कोई कुछ भी तो हिंदी में त्रुटियां आपसे नहीं होंगी। इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी पड़ेगी, आपको बातें करना है तो आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे, इंग्लिश के बारे में जान जाओगे। तो हिंदी को सीखना है तो व्याकरण चाहिए। अब यहीं पर क्वेश्चन बच्चे आता है कि ये जो व्याकरण है ना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं इसके बारे में, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा एक शब्द छाटिए, आपको ऑप्शन 4 दिए होंगे और उसमें पूछ लेगा कि ऐसा एक शब्द छाटिए जिसमें 2 उपसर्ग लगे हों। तो बच्चे व्याकरण ऐसा शब्द है जिसमें 2 उपसर्ग हैं। कैसे? वी प्लस आ, बड़ा आ, प्लस करण, प्लस करण, वी प्लस बड़ा आ प्लस करण। तो व्याकरण, व्याकरण है बच्चे, ये मूल शब्द है। ये तुम्हारा कैसा शब्द है? तो ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। ये तुम्हारा क्या है? पहला उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये द्वितीय उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है। तो आपने यहां पर देख लिया कि जो व्याकरण है वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण क्या है? उपसर्ग में, व्याकरण में 2 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ लिया जाए 2 उपसर्ग वाला शब्द इस ऑप्शन में छांटो, तो आपको अगर व्याकरण शब्द दिख रहा है ऑप्शन में तो आप तुरंत लगा दो कि सर जी व्याकरण है जिसमें 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, तो व्याकरण, अच्छा एक क्वेश्चन इसी से बनता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अनेक शब्द से एक शब्द बनाओ। ठीक है, तो कहेंगे व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? व्याकरणाचार्य कहते हैं। बताओ जल्दी से, व्याकरणाचार्य कहते हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ, व्याकरणाचार्य कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इतना आपको बताना है। व्याकरणाचार्य कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? आपका आंसर जल्दी से आना चाहिए। बिल्कुल, आपका आंसर जल्दी से आना चाहिए बच्चे। आज ना बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। मैं पेन को थोड़ा सा, हाँ चलो, तो बच्चे ध्यान दे लो। व्याकरणाचार्य कुछ बच्चे लिखेंगे, हाँ कुछ बच्चे व्याकरण पंडित लिखेंगे, कुछ बहुत से नाम सोच लेते हैं, लेकिन आपका जो सही है वो है वैयाकरण। वैयाकरण क्या कहते हैं बच्चे? वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं। तो आप तुरंत कौन सा ऑप्शन देखेंगे? वैयाकरण आपका सही हो जाएगा। पूछा जाता है, कई बार पूछा गया कि व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चे लिखने लगे व्याकरणाचार्य, यस सर व्याकरणाचार्य। ठीक है, यही तो गलती होती है। आपको ऑप्शन में व्याकरणाचार्य मिलेगा, व्याकरण ज्ञाता मिलेगा, व्याकरण पंडित मिलेगा, ठीक है, और वैयाकरण मिलेगा। तो व्याकरण के ज्ञाता को हम वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के 3 आधार हैं। 3 आधार मतलब इसके अंगों की बात करें, हिंदी के व्याकरण के अगर अंगों की बात करें तो हम कहेंगे सर जी सबसे पहले हमें वर्ण पढ़ना है, वर्ण समझना है। ठीक है, दूसरा अंग सर जी होता है यहां पर वर्ण के बाद शब्द, और तीसरा अंग सर जी व्याकरण का होता है, तीसरा अंग होता है वाक्य।
मतलब यहां से हमने ये देख लिया कि सर जी व्याकरण के 3 अंग हैं। अगर वर्ण समझ लिया जाए, पूरा शब्द समझ लिया जाए, वाक्य समझ लिया जाए, जो आप एक व्याकरण का पोर्शन बताते हो ना, जिसमें परीक्षा से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। यानी व्याकरण पढ़नी है तो वर्ण के बारे में पूरा जान लो, डिटेल्स, पूरा शब्द के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन कर लो, वाक्य के बारे में पूरा डिटेल अध्ययन कर लो, बस हो गया, व्याकरण कंप्लीट। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो आज बात हो रही है व्याकरण के पहले अंग की। कौन सा अंग है बच्चे? वर्ण। कौन सा अंग है? वर्ण। तो आते हैं वर्ण पर, सीधा पहुंचते हैं वर्ण पर। आ जाओ, वर्ण पर आ जाओ। ठीक है, तो बात हम कर रहे हैं बच्चे हिंदी की। किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी की। हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी की ऐसे बात करेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी को समझने के लिए सर आपने बताया है व्याकरण की जरूरत है। आप लोग रटेंगे, हमको मेन चीज है रटवाना। व्याकरण के सर 3 अंग होते हैं, एक वर्ण होता है, एक वर्ण होता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। वाक्य होता है। हमको सर जी पहले पढ़ना है वर्ण। हमको क्या पढ़ना है? वर्ण पढ़ना है। आपने हेडिंग भी देखी होगी, थंबनेल भी लगा हुआ है कि वर्णमाला आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी है वो एक भाषा है। भाषा मौखिक इकाई है। भाषा मौखिक इकाई है। आप लोगों ने पहले लिखना ही चालू नहीं किया था। आप लोगों ने पहले लिखना ही चालू नहीं किया था, आपने पहले बोलना शुरू किया था। आपने पहले बोलना शुरू किया था, उच्चारण करना शुरू किया था। ठीक है, आदिवासी थे वो आ ई ऊ ऐसे करते थे। ठीक है, तो आ ई ऊ एक क्या था कि मतलब हम बोलते थे आ ई ऊ, मतलब उसमें स्थायित्व नहीं था। कैसे स्थायित्व नहीं था? हम आदिवासी सबसे पहले जो प्रयोग करते थे वो ध्वनियां प्रयोग करते थे। क्या प्रयोग करते थे बच्चे? ध्वनियां। ठीक है, किसी को बुलाने के लिए, किसी को समझाने के लिए अपनी बात को, तो ध्वनियां वो प्रयोग करते थे आ ऊ। लेकिन उसमें स्थायित्व नहीं था। अगर कोई व्यक्ति दूर है तो उसे हम अपनी बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारी मुख से वाणी जो निकलती है वो आकाश में समा जाती है। अगर उसके संपर्क में कोई है तब तो हमारी बात, हमारी भावनाओं को समझ लेगा, लेकिन उसके संपर्क में कोई नहीं है तो हमारी बातों को वो नहीं समझ सकता है। फिर तो हमें जरूरत पड़ेगी स्थायित्व की। स्थायित्व यानी कि अब उन ध्वनियों को लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब उन ध्वनियों को जब हम लिखेंगे तब वो हम पोस्ट कर देंगे, उसके पास हमारी चिट्ठी पहुंच जाएगी और वो हमारी भावनाओं को पढ़ के, यानी अब वो देवनागरी पढ़ रहा है, अब वो हिंदी नहीं पढ़ रहा है, अब वो देवनागरी पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप टाइप कर रहे हो वो देवनागरी टाइप कर रहे हो। बात क्लियर समझ लो। तो सबसे पहले ध्वनियां आई, तो ध्वनियों को जब हमने संकेतक प्रदान किए, क्या बच्चे प्रदान किए? संकेत दे दिए। संकेत चिन्ह भी कह सकते हैं, इनको संकेतक भी कह सकते हैं। जब हमने ध्वनियों को संकेतक दे दिए, जैसे कोई आदिवासी आ बोला होगा, आ, तो हमने कहा आ ऐसे बनेगा। ठीक है, किसी ने ऊ बोल दिया तो हमने कह दिया ऊ ऐसे बनेगा। हमने संकेतक दे दिए, तो ध्वनियों के जो संकेतक प्रदान हुए तो वहां से क्या बन गया? वहां से बन गया वर्ण। क्या बन गया? वर्ण। ठीक है, बहुत, ये ध्वनियां क्या है? मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है? ध्वनि मौखिक इकाई है। भाई मौखिक इकाई है क्योंकि भाषा में ही ध्वनि बोली जा सकती है। ठीक है, वर्ण क्या है? लिपि में लिखी हुई है, यानी ये क्या है? ये लिखित इकाई है। लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर है वर्ण। ये क्या है? उच्चारण के आधार पर है। तो हम कहते हैं मौखिक इकाई। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे यहां पर याद करेंगे आप लोग कि हिंदी भाषा की मौखिक इकाई क्या है, तो आप कह दोगे ध्वनि है। हिंदी भाषा की लिखित इकाई क्या है, तो आप कह दोगे वर्ण है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई की मैं बात कर रहा हूं, सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। अब क्या किया गया बच्चे? वर्णों के सार्थक मेल से। कैसे मेल? सार्थक मेल। तो जब सार्थक मेल किए गए, ये हमने आपको बताया हुआ है कि सार्थक मेल कैसे होते हैं। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल समझेंगे हर चीज के। अब वर्ण आ गए जिनको हम अक्षर भी कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको अक्षर भी कहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, अक्षर यानी जिनका हम क्षरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही अक्षर होते हैं। तो वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि राम, क्या कह दिया बच्चे? राम। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे राम में सर जी वर्ण कितने हैं? तो आप कहोगे सर जी राम में एक वर्ण है तुम्हारा रा।
ठीक है, एक वर्ण है तुम्हारा सर जी माँ, ठीक है, ये वर्ण है रा और माँ, ठीक है सर जी। इसमें ध्वनियाँ क्या थी जो आप कह रहे थे? सबसे छोटी इकाई मौखिक तौर पर अगर बात करें तो सबसे छोटी इकाई ध्वनियाँ है, तो आप कहोगे सर जी एक है रा और बड़ा आ, इसमें 4 ध्वनियाँ हैं, ठीक है, एक है माँ और एक है आ। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। तो हमने कहा ध्वनियों को मिलाकर हमने क्या बनाया? वर्णों को बनाया। अब वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल क्या है? जैसे रा और मा, 2 तुम्हारे पास वर्ण थे, 2 वर्ण थे, तो हम इसको ये भी कह सकते थे मरा, ठीक है। तो मरा भी अर्थ निकल रहा है कि मरा हुआ, ठीक है। तो मरा भी क्या है? एक शब्द है, ठीक है। यहां पर हम कहते हैं राम, तो राम भी एक अर्थ निकल रहा है, राम यानी राम भगवान का नाम है, तो राम का भी एक अर्थ है, तो हम कहते हैं राम भी एक क्या है? शब्द है। तो यहां पर तुरंत ये जरूर लगाएंगे कि सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक, जब कई वर्णों के सार्थक सही सही मेल करेंगे जिसका अर्थ कोई निकले, तो उसको हम कह देंगे फिर शब्द कह देंगे। क्या कह देंगे? शब्द कह देंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको और बताया था, आप लोग बात को बड़ी गहराइयों से समझिए, बिल्कुल ध्यान से, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जैसे आपसे कह दिया गया 3 यहां पर क्या है? 3 वर्ण हैं, 3 वर्ण है कमल, तो आपने कहा इनको सर जी जोड़ दो, इनको क्या कर दो? जोड़ दो। तो हमने कहा जोड़ दो कमल, हमने इसको सार्थक जोड़ा है, मतलब इसका अर्थ निकल रहा है का मा ला को हमने सार्थक मेल किया है, तो कमल बन गया। कमल एक फूल है, ठीक है, हम जान गए कमल की बात हो रही है। लेकिन अगर ये ऐसे बना दे लकम, लकम, कोई अर्थ निकल रहा है? ये सही मेल है कि ये सही मेल है? वर्णों का ये सार्थक मेल है, ये सार्थक मेल नहीं है, तो हम कह देंगे ये क्या है? ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। अगर हम बना देते कि कलम, कलम, इन्हीं से हमने बना दिया कलम, ये कलम, तो कलम का भी अर्थ निकल आया यार, कलम से तो हम लिखते हैं, तो ये भी क्या है? सार्थक मेल है। तो बस आपको परिभाषा भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्दों को, जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, कहां पर प्रयोग करते हैं बच्चे? वाक्य में। शब्दों को जैसे ही हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो शब्द को ही हम नाम अलग बता देते हैं, कि शब्द को ही हम क्या कह देते हैं? पद कह देते हैं। अब सर जी ये कैसे होगा? तो ये भी समझ लो कि अगर हम कह दें कि राम, अगर हम कह दें राम, तो राम क्या है? आप कहोगे सर जी ये राम वर्णों से मिलकर एक सार्थक शब्द है, वर्णों से बना हुआ है और स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है। मेन चीज क्या है? ये राम स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ है, ये शब्द है। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो शब्द है उसको अगर वाक्य में यूज कर लो, वाक्य में प्रयोग कर लो, तो पद कहलाएगा। यानी हम कह दे राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, ठीक है। हमने कहा राम घर जाता है, अब सर जी राम पद हो गया। क्या हो गया? पद हो गया। तो राम भी पद है, घर भी पद है, जाता भी पद है और है भी पद है, ठीक है। ये जो वाक्य लिखा है इसमें कितने पद हैं? तो हम कह देंगे 1 2 3 4, 4 पद हैं सर। कितने पद हैं? 4 पद हैं। क्लियर है? इसमें 4 पद हैं सर, ठीक है। तो हम जान गए ना। अगर ऐसे कह देते पूरा सब राम वाम सब हटा दिया, केवल घर लिखा है, तो घर क्या है? तो आप कहोगे सर जी घर एक शब्द है। लेकिन वाक्य में जब लिख रहे थे, कोई सेंटेंस बना रहे थे, कोई वाक्य बना रहे थे, तब शब्द को ही हम पद कहते हैं, कोई अलग नहीं है। यानी शब्द ही पद है, पद ही शब्द है। लेकिन स्वतंत्र रूप से लिखेंगे कोई वर्णों का मेल, वर्णों का सार्थक मेल अगर स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा तो शब्द होगा। वर्णों का सार्थक मेल किसी वाक्य के साथ लिखा जाएगा तो बच्चे पद कहलाएगा। अब पदों के मेल से, यहां पर ध्यान देना बच्चे, पदों के मेल से, कई पद मिलकर पदों के व्यवस्थित मेल कहते हैं। पदों के व्यवस्थित मेल यानी क्रम से मेल को, पदों के अगर क्रम से मेल किया जाए तो पदबंध बनता है। बात को समझना, पदबंध बनता है, ठीक है। और जब पदबंध के मेल करते हैं, पदबंधों के मेल से, पदबंधों के मेल से क्या बनता है? जब एक तो पदबंध हो गया, पद से पदबंध बना, पदबंध से उपवाक्य बना। क्या बना बच्चे? उपवाक्य, उपवाक्य बना। और उपवाक्यों के मेल से बच्चे क्या बना? वाक्य बना। और वाक्यों के मेल से क्या बना बच्चे? गद्य बना। जब कई वाक्य लिख देते हैं तो गद्य की रचना हो जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर कह देंगे साहित्य बना, यहीं से मतलब भाषा का जन्म हुआ, ठीक है। तो इतनी बात हम कह देंगे। तो बच्चे एक बार ध्यान से रिवीजन कर लो कि
जब हम शुरुआत में जाएंगे तो हिंदी ऐसे जैसे हमें लिखी हुई मिल रही है ऐसे नहीं थी, वो मौखिक ध्वनियों से निकली है हिंदी हमारी। तो सबसे पहले अगर कहेंगे हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनियां हैं। ठीक है, जब ध्वनियों को संकेतक प्रदान किए गए, हमने आ बोला था, हमने आ तो बोल दिया लेकिन आ को लिख नहीं रहे थे, लेकिन आ को बताया गया कि आ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आ क्या है, लिपि है। आ अपनी लिपि में, ये कौन सी लिपि है, तो हम कहेंगे देवनागरी लिपि है। तो आ को जब संकेतक प्रदान किए गए तो वर्ण निकला, वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी जिसका क्षरण ना किया जा सके। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप तुरंत आंसर दोगे सर जी वर्ण है। लिखित तौर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। आपसे ऐसे भी पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप ध्वनि नहीं दोगे, तब भी आप वर्ण दोगे, लेकिन इंडिकेट करेंगे वो कि मौखिक सबसे छोटी इकाई बताओ, तो मौखिक तौर पर कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। इसके बाद आ गए शब्द पर, तो ये कहेंगे भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द है। नहीं तो ऐसे पूछेंगे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। कहेंगे भाषा की पूर्णता इकाई, ये जो है वाक्य, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप समझिएगा इसको। ठीक है, यहीं पर ये कह देंगे कि भाषा की पूर्णता इकाई किसे कहते हैं, तो ये बच्चे पूर्णता इकाई है। क्या है, पूर्णता इकाई है। ठीक है, भाषा की पूर्णता इकाई किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द को कहते हैं। हमें एक एक चीज हमको पढ़ना क्या है, हमें केवल 3 चीजें पढ़नी है जो हमें व्याकरण सिखा देंगी। नंबर 1 वर्ण, नंबर 2 शब्द, और नंबर 3 वाक्य। इन्हीं 3 चीजों को पढ़नी है तो पूरी व्याकरण आप क्या कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, चलो देखो फर्जी की बातें नहीं, केवल देखो लाइक करो सेशन को, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्णमाला पर। किस पर आते हैं, वर्णमाला पर, क्योंकि अभी हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ण पढ़ना है तो हम लोग पहुंच रहे हैं वर्णमाला पर। ठीक है, हेडिंग लगा लो वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो हम कहेंगे वर्ण प्लस माला। ठीक है, वर्ण प्लस माला। वर्ण माने जानते हो, अभी हमने बताया है कि ये क्या है, ये है ध्वनियों के संकेतक हैं। ध्वनियों के संकेतक जिनका हम क्षरण नहीं कह सकते, उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों की माला को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों की माला होती है, फूलों की माला क्या होती है, उसमें फूल पिरोए जाते हैं, तो हम कहेंगे एक ऐसी माला जिसमें वर्ण पिरोए गए हैं। पिरोए गए हैं तो क्रम से पिरोए गए हैं। कैसे, क्रम से। ऐसे तो है नहीं कि फूल में कोई दूसरा फूल डाल दिया, कोई तीसरा फूल डाल दिया। अगर एक अच्छा माला बनाना है तो क्रम से तुम्हें पहले गुलाब डाला, फिर दूसरा फूल डाला, फिर गुलाब डाला, फिर दूसरा फूल डाला, तो एक क्रम आपको बनाना है। तो हम कहेंगे एक ऐसी माला बनाओ जिसमें वर्ण को क्या किया जाए, पिरोया जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर वर्णमाला का अगर परिभाषा की बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखो याद करना है और ऐसे ही आपको परिभाषा भी बिल्कुल याद करते हुए चलना है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि सर जी वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला में तो वर्ण होंगे, कितने वर्ण होंगे, वर्ण के भेद क्या हैं। तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन आ गया कि सर जी ये बताओ कि जो वर्ण होते हैं उनके भेद कितने हैं, भेद कितने हैं, वर्ण के भेद कितने हैं। तो भेद की जैसे ही बात आई तो आपके पास ऑप्शन जो आ गए ना, वो 2 आ गए, 52 आ गए, 33 आ गए, और आपके पास आ गए कितने, 41 आ गए। ये ऑप्शन आ गए। पूछा गया आपकी परीक्षा में कि वर्ण के भेद कितने हैं, तो आपके ऑप्शन आ गए 2, 52, 41, 33। लेकिन बच्चा बड़ा होशियार है, वो तुरंत टिक कर देगा कौन सा, सर जी 52 भेद हैं। गलत।
जब भी भेद की बात करें, किसकी? भेद की, यानी अगर भेद की ये बात कर रहे हैं, एक एक चीज समझना है, भेद की बात कर रहे हैं तो ये प्रकार हैं। ये क्या है? प्रकार हैं। और प्रकार की बात करें तो इंग्लिश में टाइप कहते हैं। ठीक है, टाइप। तो कितने टाइप हैं वर्ण के? वर्ण के भेद कितने हैं? तो आपका ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन सर जी दो भेद हैं? तो आप कहोगे सर जी अगर वर्ण के भेद पूछेंगे तो हम कह देंगे स्वर। ठीक है, पहला स्वर हो गया, और दूसरा हो गया सर, दूसरा हो गया व्यंजन। दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। एक सर जी स्वर हो गया, एक क्या हो गया? व्यंजन हो गया। ठीक है, तो वर्ण के भेद ये 52, 33 सब गलत है। वर्ण के जब भेद की बात करेंगे तो हम कह देंगे सर जी वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। रटना है तुम्हें, लेकिन जैसे ही वर्णों की आपसे क्या पूछ लें? वर्णों की संख्या पूछ लें। वर्णों की संख्या पूछ लें तो वर्णों की संख्या क्या है, तब आप तुरंत कह देंगे कि सर जी वर्णों की संख्या अगर पूछते हैं तो 52 है। कितनी है? 52 है। तो आप यहां पर जान गए हो कि वर्णों के जैसे ही भेद पूछेंगे तो हम कह देंगे स्वर और व्यंजन। सर जी दो टाइप के वर्ण होते हैं, कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कहेंगे संख्या, तो संख्या सर जी 52 होती है, लेकिन मूल रूप से बताओ तो आप कहोगे मूलतः वर्णों की संख्या सर 45 थी। कितनी थी? 45। याद करोगे, आपका जो परीक्षा क्वेश्चन पूछेगी वो ऐसे पूछती है कि वर्ण कितने हैं, तो आप तुरंत कहो, वो ऐसे पूछेगी हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं, आप आंसर टिक करोगे 52। लेकिन पूछेगी मूलतः वर्ण कितने थे, मूलतः वर्ण कितने थे, तो आपका आंसर होगा 45। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये 52 कैसे हैं, कैसे 45 हैं, कैसे 41 हैं, वो सारी चीजें। यही तो सीखना है हमें, यही तो सीखना है। इसीलिए नहीं तो आप तो किताबों से तो पढ़ ही लोगे ना, सारी चीजें किताबों से आप पढ़ लोगे। अब मेन चीज है जो डाउट है आपके अंदर, बस वही कंफर्म हो जाए, वही चीज समझ में आ जाए तो बस हिंदी हमें समझ में आ जाएगी। तो पहले तो हम जान गए हैं कि वर्णमाला, वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं, यानी अगर सही परिभाषा की बात की जाए तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो सर जी वर्ण के प्रकार की अगर बात करेंगे तो दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक स्वर, एक व्यंजन। वर्णों की संख्या की बात करेंगे तो 52 है। अब सबसे पहले आते हैं हम स्वर और व्यंजन पर। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अभी हमने बता दिया कि जो वर्ण है वो एक तो स्वर हो गया और एक क्या हो गया? व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अब सर जी मूल रूप से वर्णों की संख्या बताओ, तो हमने कहा मूल रूप से जो वर्ण थे वो थे कितने? तो वो थे बच्चे 45। सर जी ये 45 मूल रूप से व्यंजन कैसे हो रहे हैं? तो हम तो जानते हैं वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजन में ही होने हैं, यानी जो 45 संख्या आपको दिख रही है इसमें व्यंजन भी हैं और स्वर भी हैं। तो कितने क्या हैं? तो हम कहेंगे मूल रूप से अगर स्वरों की बात की जाएगी, वर्ण तो 45 है, जिसमें 10 क्या हैं? 10 स्वर हैं। 10 क्या हैं? 10 स्वर हैं। और बचे क्या? 35। 35 क्या है? 35 क्या है? आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा परीक्षा में आंसर देना है, तभी अपने हिसाब से कोई आंसर नहीं देना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा आंसर सही माना जाएगा, कौन सा आंसर परीक्षा में कब सही माना जाएगा, यही चीज भी सीखनी है। ठीक है, तो 35 क्या है? 35 व्यंजन है। 35 व्यंजन है। लेकिन जब कुल की बात की जाएगी, वर्णों की कुल संख्या क्या है? तो वर्णों की जब कुल संख्या की बात की जाएगी, कुल कितने वर्ण हैं, कुल कितने हैं, तब बच्चे हम तुरंत कह देंगे 52 है। 52 है। कुल कितने हैं? 52 है। इसमें भी 52 में भी बड़ी दुविधाएं हैं। ठीक है, 52 में भी सब लोग अलग अलग मानते हैं, तो वो कैसे मानते हैं वो भी हम सीखेंगे। इसमें स्वर, इसमें जो स्वर और व्यंजन है, इसमें स्वर और व्यंजन कैसे हैं? स्वर कैसे हैं? स्वर बच्चे इसमें हैं 13 स्वर हैं। और इसमें व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन सर जी हैं 39। कितने हैं? 39। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन यहां पर 13 और 39 हो गया, 13 तिया 39। तो 13 39 का मामला क्या है ये भी समझेंगे। अब यहां पर जो आपका प्रश्न आता है उस हिसाब से तो सर है नहीं। सर जी हमेशा परीक्षा में जब भी हमने 11 स्वर सही किया है वही सही माना गया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। वो किस हिसाब से स्वरों की संख्या 11 है मैं वो बताना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, तो पहले ये जो 52 हुए हैं ना, इसमें जो पहले आप थोड़ा सा समझिएगा, डिटेल से थोड़ा सा समझिएगा। जो 13 स्वर है ना बच्चे, इसमें 10 मूल स्वर हैं। अब 10 मूल स्वर कौन से? आ इ ई उ ऊ इ ई ए ओ औ।
ये हो गया 10। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर आ। आप भी नोट करिए इसको, ई ई, उ ए ओ औ। ठीक है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या है? ये मूल स्वर थे। ये स्वर की बात की थी ना, मूल स्वर कौन से थे सर जी? मूल स्वर ये हैं। अभी स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तब एक एक स्वर के बारे में इतना स्पष्ट हो जाएगा कि आपको कभी डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, अब सर जी ये 13 कैसे हुए? तो 13 में सर जी 10 तो हो गए, एक हो गई री। एक क्या हो गई? री। ठीक है, एक हो गई री, और दो क्या हो गए जिनको हम स्वर नहीं मानते हैं, लेकिन अक्सर हम जब भी कुल स्वरों की बात करते हैं, कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वरों की बात करते हैं, तो उसमें हम जोड़ लेते हैं किसको? अयोगवाह को। अंग और आहा, अंग और आहा को भी जोड़ लेते हैं। तो हमने देखा जो 13 स्वर हुए थे, ये 13 पूरे के पूरे 13 स्वर थे। अब 39 कैसे हैं सर जी? तो 39 में भी आप सीख लो। 39 में बच्चे आपसे जब भी व्यंजन के बारे में पूछता है तो आपका सही आंसर क्या होता है? 33। सर जी व्यंजन कितने हैं? परीक्षा में व्यंजन जब भी पूछ ले, कुछ नहीं लगाता वो, केवल कहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं। तो आप कहोगे हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, बिल्कुल सही माना जाएगा, कभी नहीं काट सकते वो। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। तो सर जी 39 कैसे हुए? 39 बच्चे, 33 में जो दो व्यंजन जुड़े हैं वो द्विगुण व्यंजन हैं। दो व्यंजन द्विगुण व्यंजन जुड़ गए, ड़ा और ढा। जैसे पढ़ना, पढ़ना में ढ़ा का प्रयोग होता है। लड़ाई, लड़ाई में ड़ा का प्रयोग होता है। ड़ा और ढा, ठीक है, वो क्या है बच्चे? द्विगुण व्यंजन है, जिसे हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उच्छिप्त व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, तो 33 2 35 हो गए। सर जी 39 आप बोल रहे हो? हाँ भाई, 4 और हैं। 4 जो व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपके व्यंजनों से मिलकर ही बनते हैं। संयुक्त व्यंजन देखो, 33 व्यंजन हो गए, उसमें दो व्यंजन कौन से जुड़े थे? दो द्विगुण जुड़े थे, उसके बाद 4 संयुक्त जुड़ गए, तो 4 2 6 3 9 39 हो गए। इस प्रकार हम देखें कि 52 जो व्यंजन थे सर जी, सॉरी 52 जो वर्ण थे वो कितने थे? वो सही थे, वो सही थे 52 वर्ण। तो आपको बात इतनी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? ठीक है, आज केवल स्वरों की बात करेंगे, लेकिन पहले वर्णमाला की पूरी हमको जानकारी आपको देनी है। तो इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं। अब आपको जो मेन चीजें माननी है ना, वो क्या है? आपसे पूछे कि स्वर कितने हैं, परीक्षा में केवल स्वर ही पूछता है। स्वर कितने हैं? तो 11। आपसे पूछेगा कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो आप बताओगे कितने? 13। आपसे पूछेगा मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर बताओगे आप कितने? तो 10। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जब स्वर पूछ ले, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, आंसर क्या होगा? 11। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या होगा? 13। आपसे पूछ ले मूल स्वर कितने हैं, तो 13। इसमें री नहीं है, इसमें अयोग वाह नहीं है। ठीक है, इसमें री नहीं है, इसमें अयोग वाह नहीं है। अब देखो थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार एक चीज देख लो। लाइक का बटन दबाओ भैया, लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, लाइक का बटन दबाओ जल्दी से। अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक दबाओ, लाइक करो भैया, लाइक जल्दी से। भैया एचडी यादव चलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं हो। चलो फिर से आते हैं। वर्ण में स्वर होते हैं, वर्ण में सर जी व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब जो स्वर होते हैं, स्वर कहते हैं सर 3 प्रकार के होते हैं। अभी ओरली चलेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। हस्व स्वर, मूल स्वर, जो बिल्कुल आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर पूछेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो आप कह दोगे 3 प्रकार के होते हैं सर, हस्व स्वर, मूल स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, हस्त दीर्घ प्लुत, हस्त दीर्घ और प्लुत होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जैसे ही व्यंजनों की बात करते हैं, अच्छा ये कितने होते हैं, तो आप यहां पर जोड़ के रखोगे इस बार 11। ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या। स्वर ये क्या है? भेद हैं। ये क्या है? भेद हैं। ये क्या है? भेद हैं। संख्या कितनी है? 11 है। अब आ जाओ व्यंजन पर। तो व्यंजन पर आ जाओ, तो व्यंजन को हम समझेंगे। व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन के बाद अगर बात करें तो स्पर्श व्यंजन के बाद आ जाएगा ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन के बाद आ जाएगा क्या? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन के बाद आ जाएगा क्या आपका? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन तो यहां पर दिख रहे हैं सर, 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं सर जी? तो आप बहुत ध्यान से सीखो, रटना है भाई, केवल रटना है। स्वर के 3 भेद, स्वर की संख्या कितनी? 11। व्यंजन की संख्या अभी हम बताएंगे आपको, टोटल करके सीधा यहां लिखवा देंगे, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन सर कितने होते हैं? तो आप ध्यान करो, स्पर्श व्यंजन सर 25 होते हैं। जो वर्गों में लिखे व्यंजन होते हैं, जैसे का वर्ग में 5 व्यंजन, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। चा वर्ग में व्यंजन है, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अच्छा, स्पर्श सर क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये जीभ के स्पर्श के अनुसार ही डिसाइड किए गए हैं, इनका निर्णय लिया गया है कि ये का वर्ग के हैं। ठीक है, ये जीभ का स्पर्श कहां पर हो रहा है, उसके अनुसार इनको बताया गया है। जीभ का स्पर्श अगर तालु में हो रहा है तो तालव्य व्यंजन है, जीभ का स्पर्श अगर दांतों में हो रहा है तो दंतव्य व्यंजन है। यानी जो वर्गों में व्यंजन लिखे हुए हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये जीभ के स्पर्श से ही बताए जाते हैं कि ये कौन से व्यंजन हैं। इतनी बात क्लियर है? सर जी 25 व्यंजन थे, लेकिन इसमें 2 व्यंजन और थे, वो कौन से? तो बच्चे, एक हमने बताया था ड़ा, और एक हमने बताया था इसी में ढा। ढा, ये कौन से व्यंजन? 2। तो 25 2 26 हो रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बच्चे 25 2 कितनी है? 26 है। लेकिन परीक्षा में अगर 25 2 27, लेकिन 25 हम सही लगाते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पूछेगा तो आप 25 हिट मार दो, 25 होते हैं। अब सर जी ये 2 कौन से हैं? तो 2 ये जो है ना, ये द्विगुण हैं। ये क्या है बच्चे? द्विगुण हैं। द्विगुण व्यंजन हैं, जिनका दूसरा नाम की अगर बात करें तो उच्छिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इन्हें? उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त, उच्छिप्त मतलब बिल्कुल झटके से जीभ को बिल्कुल लुढ़का देना। जैसे हम कहते हैं ढ़ा, आप जीभ देखो, ढ़ा बोलोगे तो बड़ी झटके से मुड़ती है ढ़ा। ठीक है, ढ़ा बोलोगे तो ढ़ा में भी जीभ आपकी झटके से मुड़ेगी। ठीक है, उच्छिप्त माने होता है फेंकना। फेंकना, आप कभी भी जीभ को एकदम से झटके से फेंको, ठीक है, तो ढ़ा निकलेगा। ढ़ा, ढा बोल कर देखो, प्रैक्टिकल करके देखो आप, तो हम जान गए जो ढ़ा है और ढा है, इनसे सर कौन से शब्द बनते हैं। शब्द तो हमने देखा ही नहीं, आपने देखा है लेकिन आपको याद नहीं है। जैसे एक हो गया पढ़ना, जिससे इससे बना है पढ़ना, पढ़ना, चढ़ना। ठीक है, जैसे इस ड़ा से कौन सा बना है? तो ड़ा से बना है लड़ाई, लड़ाई, पढ़ाई। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कौन सा ये वाला है, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, आगे आ जाओ, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बच्चे कौन कौन से हैं? तो सर जी ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? तो 4 में आप याद रखो, सा, ठीक है, सा के बाद खटकोड़ वाली सा, सा खा, और सीटी वाली सा, और यहां पर हा। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शा, खा, सा, हा। कितने होते हैं? शा, खा, सा, हा। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है बच्चे। क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, आगे आ जाओ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के सबसे पहले आपसे भेद पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चे? भेद, प्रकार। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चा जान तो क्या गलती करेगा? तुरंत 4 पर हिट कर देगा। 4 प्रकार के होते हैं। गलत हो गया। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। अगर टाइप की बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो सर जी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर जी? 3 प्रकार के। अभी तो हम 4 मार रहे थे। 4 संख्या है बच्चे। 4 आप बता दोगे? या, रा, ला, वा, ये 4 संख्या है। ठीक है, अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो संख्या कितनी है इनकी? तो संख्या बच्चे 4 है। संख्या कितनी है? तो 4 है। बात को समझना, थोड़ी आपको एक एक चीज समझनी है ना, एक एक वर्ण के बारे में जानना है, क्योंकि वर्णमाला पढ़ रहे हैं, हमें एक एक वर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे भेद की बात करेंगे तो भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं? 3। लेकिन संख्याओं की बात करेंगे तो संख्याएं कितनी होती हैं? 4। तो भेद की पहले मैं बात कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं भेद की बात करूंगा तो भेद सर पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा
आपको पता है अर्ध स्वर के बारे में जानते हो? स्वर एक होते हैं जो स्वर हम पढ़ रहे थे यहां पर, अर्ध स्वर भी होते हैं व्यंजन में, ठीक है? तो अर्ध स्वर, अर्ध स्वर, ठीक है। दूसरा लुंठित, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन। तीसरा पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। ये व्यंजन है, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, ठीक है। तो ये भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 1 2 3। सर जी अर्धस्वर में कौन कौन आ जाएंगे? क्योंकि संख्याएं तो 4 होती हैं, तो अर्धस्वर में सर जी आ जाएंगे या और वाह। या और वाह क्या है? अर्धस्वर हैं। आपसे पूछा जाए अर्धस्वर बताओ, अर्धस्वर कितने हैं? तो अर्धस्वर या और वाह हैं। इन्हीं को एक चीज और कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन, आपने संघर्षी व्यंजन सुना होगा, लेकिन कह दें संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या क्या है? आप कह दोगे सर जी संघर्षहीन व्यंजन या और वाह है। क्यों? क्योंकि सारे स्वर संघर्षहीन होते हैं। स्वरों को बोलने में हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। अभी स्वरों की मैं परिभाषा बता दूंगा। जिन वर्णों को बोलने में फेफड़े से जो हवा निकलती है वो निर्बाध रूप से निकलती है, बिना कहीं रुके, यानी स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्णों को, स्वतंत्र रूप से वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले गए स्वरों को हम क्या कहते हैं? सॉरी, वर्णों को हम स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वरों की सहायता से बोले गए वर्णों को व्यंजन कहते हैं। बात समझ लो, जो वर्ण होते हैं, आपको परिभाषा नहीं बताई, एक बार लिख देंगे, आप ध्यान दीजिए। ऐसे ही वर्ण, ऐसे वर्ण जो निर्बाध रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। आ, कहीं पर फेफड़े से सीधे डायरेक्ट हवा मुख से निकल रही है, ठीक है, कहीं पर नहीं रुक रही है, मुक्त रूप से निकल रही है, तो स्वतंत्र रूप से बोले गए वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले गए वर्णों को व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने? 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें अंतस्थ व्यंजन पढ़ रहे हैं जिनकी संख्या 4 है। भेद की बात करें तो 3 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। पहला अर्धस्वर, दूसरा लुंठित, तीसरा पार्श्विक। क्या बात इतनी समझ में आ रही है बच्चे? जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो फटाफट। वेरी गुड, जल्दी से लाइक करो बच्चे, जल्दी से, स्पीड में। हाँ बढ़िया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जल्दी से लाइक करो। वेरी गुड बच्चे, एक बार अब ब्लॉक कर दिया जाएगा मनीष मदेसिया। मनीष मदेसिया आपको तुरंत ब्लॉक किया जाएगा, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाएगा। चलो, तो लुंठित की अगर बात करें तो लुंठित की क्या है? रा है। और पार्श्विक क्या है? तो पार्श्विक ला है। लुंठित क्या होता है? जब जीभ लुढ़क कर स्पर्श करे, जब जीभ लुढ़क कर स्पर्श करे यानी लुंठित कहते हैं, तो उसको कहते हैं रा। क्या कहते हैं? रा। और पार्श्विक क्या है? पार्श्विक है ला, ठीक है। तो ये चीज हो गई, पार्श्विक हमने जान लिया, पार्श्विक ला है, ठीक है। लुंठित क्या है? रा है। आप ऐसे भी देख लो, ये क्या है? मुड़ कर जा रहा है, तो लुंठित लुढ़क कर रा भी बनता है, तो ऐसे भी याद कर लो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ये क्या है? संख्या है। ये क्या है? संख्या। संख्या और भेद में बड़ा अंतर है बच्चे, ये गलत ना करना। संख्या 4 है, वो कौन कौन सी है? तो हम कह देंगे एक सर जी 6 होता है, एक त्र होता है, एक ज्ञा होता है, छत्र ज्ञा, और एक स्रा होता है। एक क्या होता है? स्रा होता है। जो छा है सर वो का और सा से बनता है, ठीक है। और जो त्रा है ना वो सर जी ता और रा से बनता है, ठीक है, ता और रा से बनता है। और जो ज्ञा है वो सर जी जा प्लस इया से बनता है। और जो स्रा है ना वो सीटी वाली सा प्लस रा से बनता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है कि जो संयुक्त व्यंजन है वो 4 संख्याएं होती हैं उनकी, आपको यहां पर दिख गया होगा। तो संयुक्त व्यंजन भी हमने सीख लिया है। अब इतनी बातें आपको यहां पर समझ में आ रही हैं, तो देखो 4, पहले तो इसको जोड़ते हैं, 25 27, 27 के बाद 4 7 4 11, ठीक है, कितनी हो गई? 31, 31 के बाद 4 कितने हो गए? 35, तो 35 हो गए ना। तो 35 के बाद जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था यहां तक तो 33 हो गए। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने? 35 हैं पूरे, ठीक है। 25 2
27, 27 4 31, 31 4 35, 31 4 कितने 35। तो यहां पर हम केवल अगर इनकी बात करें इतने की तो 35 हो गए, और 35 में जैसे संयुक्त व्यंजन 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, 39। लेकिन एक जान तो इसमें दो और व्यंजन जुड़ते हैं, दो व्यंजन और जुड़ते हैं, दो व्यंजन, दो व्यंजन जो और जुड़ते हैं, दो व्यंजन वो कौन से हैं, आगत व्यंजन हैं। कौन से हैं, आगत, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन है जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें एक फा है, जिसमें एक फा है और एक जिसमें क्या है, जा है। ये दो आगत व्यंजन भी जुड़ गए हैं, तो जिससे 39 तो 41 व्यंजन, कुल अगर व्यंजनों की बात करें तो 41 व्यंजन है। ठीक है, 41 व्यंजन है। अब एक चीज समझो, अब स्वरों पर आते हैं। ये तो हमने पूरी चीजें बता दी है, अब स्वर पर आते हैं थोड़ी देर के लिए फिर से। हाँ, लेकिन इसी में एक चीज और छूट गई है। कैसे, हमने बताया 11, 11 और 39, तो सर जी ये दो नहीं जोड़ते हैं, ये नहीं जोड़ रहे हैं अभी, ये आगत, ये अभी आए हुए हैं आगत व्यंजन जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, जो व्यंजन दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, फारसी से लिए गए हैं, किसी भी दूसरी अन्य भाषाओं से लिए गए, उन्हें आगत व्यंजन कह रहे हैं, आए हुए व्यंजन है ये। तो आगत व्यंजन में फा और ये जा के नीचे बिंदी, फार के नीचे बिंदी, ये आगत व्यंजन है। अगर यहां पर बात हम ऐसे करें कि सर जी आगत व्यंजन है तो आगत स्वर भी होंगे, हाँ आगत व्यंजन भी हैं और आगत स्वर भी, हम बताएंगे, इसको नोट करवाएंगे आपको। लेकिन इसके पहले हम देखते 11 ये हैं और ये 41 आए थे, सॉरी ये 41 नहीं, ये थे कितने 39, 11 39 तो सर जी 50 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 50 हो रहे हैं। कौन, 11 प्लस 39, 11 प्लस 39 क्या हो रहे हैं 50 हो रहे हैं। तो लेकिन हमें क्या देखना है बच्चे, हमें इसमें दो अयोग वाह भी जोड़े थे, दो क्या थे, अयोग वाह, दो अयोग वाह थे। ठीक है, तो दो अयोग वाह जोड़कर 11 39 50 2 52, इस प्रकार 52 वर्ण थे। ठीक है, जिनमें अभी ये दो आगत व्यंजन है, ये अभी जोड़े गए हैं, ये अभी आए हुए हैं। तो अब सीधा चलते हैं, सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं। लाइक करते जाओ बच्चे, लाइक करते जाओ। अब मेन चीज यहां पर सीखेंगे स्वर। ध्यान से देखो, नोट्स बनाते रहोगे तो बड़ा फायदा मिलेगा, एक एक चीज मैं स्पष्ट करने के विचार में रहता हूं हमेशा। स्वर, तो स्वर सर जी आपने एक 13 बताए थे, 13, ये 13 बताए थे, ये कुल बताए थे कुल स्वर। लेकिन मान्य कितने हैं, माने कितने जाते हैं स्वर जो परीक्षा में माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं 11। माने कितने जाते हैं 11। तो दो कौन से हैं, 13 बता रहे थे, दो कौन से हैं, दो में एक था अंग और एक था आहा, एक था क्या, आहा। ठीक है सर, स्वर 13 थे लेकिन आपने माने थे 11, और परीक्षा में भी 11 ही आप लगाएंगे। परीक्षा में अगर स्वर आपसे पूछे तो परीक्षा में स्वर कितने लगाएंगे आप, 11 लगाएंगे। तो दो अंग और आहा ये क्या है, ये बच्चे अयोग वाह हैं। इनका नाम जो दो बच्चे हैं ना, ये अंग और आहा, इनको क्या कहते हैं, तो इनको अयोग वाह कहते हैं। ध्यान देना, ये अयोग वाह, अयोग वाह मतलब ये अयोग्य है, अपना अर्थ, अपना जो जाति है उसको वहन करने में ये क्या है, अयोग है। मतलब सर जी ये जो दो अयोग वहां है ना, ये ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और ना ही स्वर की श्रेणी में आते हैं, तो इनको हमने पहले ही अलग कर दिया था। ठीक है, तो हमने वहां पर 11 स्वर क्यों बताए थे, क्योंकि ये जो दो है ना, ये ना ही अयोग वाह का मतलब होता है, ना ये स्वर में अयोग्य है। ठीक है, ये अयोग्य हैं, स्वर के लिए भी अयोग्य हैं और व्यंजन के लिए भी अयोग्य हैं, न स्वर माने जाते हैं न व्यंजन माने जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। ये क्यों स्वर और व्यंजन नहीं माने जाते हैं, तो हम कहते हैं सर जी अंग और आहा जो है ना, उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए, उच्चारण की दृष्टि से देखे, उच्चारण की दृष्टि से देखे तो उच्चारण करो अंग आहा, अंग आहा मतलब व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, व्यंजन उच्चारण करोगे तो मां निकलेगा ना अंग से, और आहा से हा निकल रहा है, तो उच्चारण की दृष्टि से सर ये व्यंजन प्रतीत होते हैं। और जब इनको लेखन के आधार पर चेक करते हैं, लेखन के आधार पर जब चेक करते हैं तो सर जी ये दिखने में स्वर लगते हैं। दिखने में क्या, आ क्या है, स्वर है, अंग के ऊपर आहा स्वर है, तो दिखने में लेखन के आधार यानी दिखने में कैसे हैं, दिखने में स्वर हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अयोग वाह हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन माने जाते हैं, लेखन के आधार पर स्वर होते हैं, लेखन के आधार पर स्वर होते हैं। बात क्लियर है,
बात स्पष्ट है कि नहीं? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उच्चारण, व्यंजन, लेखन, स्वर। अब इतनी बात समझ में आई। तो माने स्वर कितने माने जाते हैं? 11 माने जाते हैं। जो दो अयोगवाह हैं, ये ना ही व्यंजन है और ना ही स्वर हैं, ये अयोगवाह हैं। ठीक है, तो ये अंग हो गया, इसको एक बिंदी से डिनोट करते हैं। आहा को हम क्या करते हैं? 2 बिंदियां लगाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये जो अंग वाला है, इसको अनुस्वार बोलते हैं, अनुस्वार। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? विसर्ग। आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा जो अयोगवाह हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 2 है। कितने प्रकार के होते हैं? तब भी 2। एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। विसर्ग यानी आहा, अनुस्वार यानी अंग। अनुस्वार, अंग, विसर्ग, आहा। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में जो स्वर सर जी कितने हैं? 11 स्वर हैं, लेकिन एक स्वर आपको और पढ़ाया जाता है, उसका नाम है क्या? आगत स्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आगत स्वर। आगत स्वर क्या होता है? जैसे आगत व्यंजन थे ना, वैसे ही आगत स्वर है। वो आगत स्वर क्या है? वो आगत स्वर बच्चे है आ। क्या है? आ। ये चंद्र बिंदी नहीं है, ये केवल चंद्र है, बिंदी नहीं है, केवल चंद्र है। तो ये क्या है? ये आ क्या है? आगत स्वर है। ठीक है, इसका प्रयोग सर कहां पर होता है? आप प्रयोग जैसे इंग्लिश के कई वर्ड बोलते हो, आप अंग्रेजी के जब भी शब्दों का प्रयोग आप करते हो, शब्दों का चयन करते हो, तो आगत स्वर का भी प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे अगर हम कह दें, अगर हम यहीं पर कह दें सर जी आगत व्यंजन का प्रयोग हमें करके दिखाओ एक जरा, तब हम जाने कि आगत स्वर से भी कोई आगत स्वर से भी कोई क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो हमने कहा टाफी, तो क्या ये टाफी सही है? कौन सर जी टाफी थोड़ी नहीं होती, टाफी टाफी नहीं होती है सर, टॉफी होती है। क्या होती है? टॉफी होती है। तो हमको यहां पर टॉ लगा देना। ये ओ है, ये ओ, ओ नहीं पढ़ेंगे इसको, ओ नहीं पढ़ेंगे, ओ नहीं है, न आ पढ़ेंगे, न आ पढ़ेंगे। ओ और आ के बीच में जो ध्वनि निकले वो हम उसका उच्चारण करेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। ठीक है, तो जैसे ये टाफी नहीं कहते हैं, हम टाफी अगर कह देंगे तो बच्चे टाफी गलत हो जाएगा, टॉफी गलत हो जाएगा, ये टॉफी है, टॉफी है। जैसे कापी गलत होगा तो हम क्या कहते हैं? कॉपी कहते हैं, कॉपी, ये सही है, कॉपी कहते हैं। इसमें भी आगत स्वर का प्रयोग किया गया है, इसमें भी आगत स्वर का प्रयोग किया गया है। अगर हम कहें डॉक्टर, तो कुछ बच्चे डॉक्टर ऐसे लिख के चले आते हैं, जो कि गलत है। डॉक्टर थोड़ी नहीं होता है, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। अगर स्पेलिंग भी लिखते हो डॉक्टर की, तो डी के बाद ओ आता है, तो डी ए तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो डॉक्टर है। ठीक है, तो ये चंद्र लगता है। ठीक है, ये क्या लगता है बच्चे? चंद्र लगता है। क्लियर है? हाँ, तो आपको ये समझ में आ गई है, टॉफी, कॉपी, डॉक्टर जैसे आगत स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो ये स्वर हो गए। अब स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो जल्दी जल्दी ये देख लेंगे, क्योंकि आज तो केवल स्वर ही हमें पढ़ना है, और अच्छे से अगर आपको कंप्लीट करना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी है। स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हमको पढ़ना है। तो कितने आधार पर किया जा सकता है? कितने आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे? तो हम कह रहे हैं 7 आधार पर करने वाले हैं। ये 7 के 7 आधार आपको सीखना है। जो स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे बच्चे, वो 7 आधारों पर करने वाले हैं। तो 7 के 7 आधार आपको सीखना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, 7 के 7 आपको सीखना है। तो सबसे पहला आधार हम सीखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण में। सबसे पहला आधार, कितने आधार सीखने हमें बच्चे? 7 आधार पर हमें बताना है स्वर कितने प्रकार के, स्वर कौन से क्या है, कौन की किसकी क्या क्वालिटी है, वो 7 आधार पर हम स्वरों के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहला आधार आप लिख लो कि उत्पत्ति के आधार पर। अब ये इंपॉर्टेंट क्लास यहां से चालू हो रही है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तुरंत कह दो सर जी, उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं स्वर। सर जी उत्पत्ति के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो ये पेपर AA का हुआ था, ठीक है, तो उसमें क्या प्रश्न आया था वो भी हम बताएंगे। कानून गो में भी पूछा गया था, वो भी हम बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर
जो स्वर होते हैं, स्वर की बात कर रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण कह रहे हैं। पहला हमारा पॉइंट है 7 आधारों पर वर्गीकरण करना है, लेकिन पहला आधार हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 1 क्या है? मूल स्वर। नंबर 1 मूल स्वर। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है संधि स्वर, संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या क्या है सर जी? तो मूल स्वरों की संख्या सर, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या जो है ना वो 4 है। कितनी है? 4 है। और संधि स्वरों की संख्या क्या है? तो संधि स्वरों की जो संख्या है वो सर जी 7 है। कितनी है? 7। और 7 और 4 जोड़ोगे कितना होगा? 11। हम 11 स्वरों के बारे में ही जानेंगे। कितने स्वरों के बारे में जानेंगे? 11 स्वरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, 11 स्वरों के बारे में जानेंगे। तो अब जो मूल स्वर हैं, हम कहेंगे सर जी जब उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहे हैं, यानी अगर उत्पत्ति ना आए तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको स्रोत मिल जाएगा, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। ठीक है, स्रोत नहीं आएगा तो आपसे पूछा जाएगा इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर। ठीक है, आपसे आ जाए उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, संधि स्वरों की संख्या 7 होती है। वो 4 जो होती है ना वो कौन कौन से हैं? तो हम बता दें, आ मूल स्वर है, आ के बाद ई मूल स्वर है, ई के बाद उ मूल स्वर है, उ के बाद री मूल स्वर है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझो कि जो मूल स्वर हैं ये आ ई उ री, मतलब कहते हैं जब ध्वनियां बोली गई होंगी कभी भी, ठीक है, आदिकाल में जब ध्वनियों का उच्चारण किया गया होगा तो मूल स्वर निकले थे, वो आ थे, ई थे, उ थे, री थे, आ ई उ री। ठीक है, तो मूल स्वर यानी सबसे पहले जो जिन स्वरों की उत्पत्ति हुई थी, जो स्वर कहेंगे जो स्वर उत्पन्न हुए थे, ठीक है, जिन स्वरों का उद्भव हुआ था वो थे आ ई उ री। यही सबसे पहले हमें 4 स्वर मिले थे। इन्हीं से कहानी अब आगे बढ़ेगी। ये स्वर हमें मिल गए थे, अब इन्हीं से कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? तो आप इनको देखिएगा, ये जब मूल स्वर हमें मिल गए तो मूल स्वर से ही हमें संधि स्वर की रचना मिली। ठीक है, जैसे कहते नहीं है मूल स्वर सर जी क्या थे? मतलब मूल स्वर शुरुआत में जो उत्पन्न हुए थे वो मूल स्वर से, मूल स्वरों की सहायता से संधि स्वरों का निर्माण हुआ है। तो कैसे संधि स्वर का निर्माण हुआ है सर, ये भी बताइए आप। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, जो संधि स्वर थे बचे हुए आ ई उ री, तो ये हो गए 7 संधि स्वर। कौन कौन से? तो संधि स्वर की बात कर लेंगे, आ ई उ री हो गए। बड़ा आ नहीं है तो बड़ा आ इसमें ले लो। ठीक है, बड़ा ई ले लो, बड़ा ऊ ले लो, ए ले लो, ए ले लो, ओ ले लो, औ ले लो। ये क्या है बच्चे? संधि स्वर है। तो आपसे कभी ऑप्शन में दे देते हैं संधि स्वर और मूल स्वर की पहचान करो, तो आप कर लोगे, क्योंकि ये शुरुआत में स्वर तुम्हें 4 ही मिले थे, उनको मूल स्वर कहते हैं। इन्हीं मूल स्वरों से संधि स्वर बने। कैसे बने? तो सर जी जो संधि स्वर होते हैं इनके भेद होते हैं। संख्या अगर पूछे तो संख्या सर जी हमने बता दिया, संख्या कितनी थी? ये संख्या थी 7। संख्या कितनी थी? 7। लेकिन जैसे ही आप भेद की बात करोगे कि संधि स्वर के भेद कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, तो सर जी संधि स्वर के जो भेद होते हैं ना वो भी 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो मैं बता देता हूं। एक दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और इन्हीं को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इनका पूरा नाम अगर पढ़ा जाए तो दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, संधि स्वर 2 प्रकार के, दीर्घ संधि स्वर और उसके बाद संयुक्त संधि स्वर। तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, तो आपसे लेकिन जो कहा जाएगा जो संधि स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ संधि स्वर है, एक संयुक्त संधि स्वर है। लेकिन दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं इन्हें, इन्हें संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या क्या है? तो मैं स्वरों की संख्या बता दूं। जो दीर्घ स्वर सर जी है ना वो कितने हैं? 4 हैं, सॉरी 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है बच्चे? 4 है।
ध्यान दे लेना, दीर्घ स्वर 3 है, संयुक्त स्वर 4 हैं। दीर्घ स्वर 3 है, संयुक्त स्वर 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो इस पर आपको ध्यान देना है कि दीर्घ स्वर जो हैं वो कौन कौन से हैं। बच्चे सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं और आपको समझ में आएगा बात। देख तो रहा ही होगा, ठीक है। चलो दीर्घ स्वर की बात करें तो अब जो ये संधि स्वर हैं, सर जी आपने बताया कि मूल स्वरों से बने हुए हैं संधि स्वर, तो मूल स्वर से कैसे बने हैं? जब आ को हमने आ से ही मिला दिया, आ को जब हमने आ से मिला दिया तब बड़ा आ मिला था हमें। बड़ा आ मिला यानी आ देखो है यहां पर आ मिल गया। कैसे आ मिला था? जब आ को हमने आ से मिलाया। तो सर जी ई को ई से मिला दो, तो हां ये भी बात सही है। अगर ई को भी ई से मिला दिया जाए तो बड़ी ई मिल गई थी, ठीक है। ये देखो बड़ी ई आ गई, ठीक है। संधि स्वर में संधि हो रही है, यानी स्वरों की संधि कर रहे हैं, आ की आ से संधि कर रहे हैं, ई की ई से संधि कर रहे हैं, तो भैया संधि स्वर मिलेंगे, है ना। तो जब ऊ को ऊ से हमने मिलाया, ऊ को हमने ऊ से मिलाया तो बच्चे बड़ा ऊ मिल गया। और आप जानते हो बड़ी री तो होती ही नहीं, तो री को री से मिलाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 जो आपके स्वर निकल आए हैं, पहले 4 स्वर थे, 3 ये जो स्वर हैं, ये 3 स्वर कैसे हैं? दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ हो जा रहे हैं जब। और इन्हीं को जानते हो, देख रहे हो आ और आ सजाती है ना, ई और ई सजाती हैं, सेम प्रकार के हैं, सेम जाति के हैं, है ना, समान जाति के हैं, तो सजाती हैं। इसलिए दीर्घ स्वर को बच्चे यहां पर, दीर्घ स्वर को अगर दूसरे नाम से बुलाया जाए तो हम सजाती स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सजाती स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? सजाती स्वर कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज याद करने वाली है, ये चीज याद करने वाली है कि दीर्घ स्वर को हम सजाती स्वर कहते हैं। चलो, क्योंकि सेम जाति के हैं, आ और आ सेम है, ई और ई सेम है, ऊ और ऊ सेम है, समान जाति सजातीय स्वर कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर यानी संधि स्वर के अंतर्गत दीर्घ संधि स्वर है। ये क्लियर है। अब संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, लेकिन ये कैसे संयुक्त? ये संयुक्त किए गए हैं। जब आ को आ से मिलाया तो सजातीय स्वर थे, तो दीर्घ बन रहे थे, लेकिन संयुक्त किए जाएंगे जब आ को तुम ई से मिला दोगे। भैया मूल स्वर तुमको 3 मिल गए, 4 मिल गए, इन्हीं से तुमको आगे के स्वर निकालने हैं। तो हमने ये दीर्घ स्वर निकाल लिया, इन्हीं से अब संयुक्त स्वर को भी निकालना, तो निकालो। जब आ को हमने ई से मिलाया, हमने क्या किया? आ को हमने ई से मिलाया, तो क्या मिल गया बच्चे? ए मिल गया। क्या मिल गया? ए। भैया ये जो ए मिल गया है ना, ए को पकड़ लो, अब आ से ही ए को मिला दो। आ से जैसे ही हमने ए को मिलाया तो क्या बन गया? ए। क्या मिल गया बच्चे? ए। ठीक है, 2 चीजें मिल गई। जब हमने आ को केवल ई से मिलाकर देखा तो आ से ई मिलाया तो एक स्वर ए मिल गया, ये देखो ए, ठीक है। ये भी ऊ भी मिल गया था, ये देखो ऊ भी मिल गया। जब आ को ई से मिलाया तो ए बन गया, लेकिन जब ए मिल गया ना तो ए को अब आ से मिला दिया, आ को ए से मिला दिया तो ए बन गया। और बच्चे जैसे ही हमने आ को हमने किससे? ऊ से मिलाया। जब आ को हमने ऊ से मिलाया तो आ को जैसे ही हमने ऊ से मिलाया तो क्या बन गया? ओ मिल गया, ओ। और जैसे ही ओ देखो है ना, ओ मिल गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, अब ओ है। तो आ को जब बच्चे आ को अब ये ओ मिल गया है ना, तो ओ से मिला दो, ओ से मिला दो तो ओ बन गया। तो आपके पास यहां पर दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब एक चीज समझ लो, एक बार फिर से रिवीजन कर लो बच्चे, जल्दी से रिवीजन कर लो। इसके बाद 1-2 चीजें आपको, नई चीजें हम बताएंगे। अब देखो, ये आ और ई सेम जाति के नहीं है, अलग अलग क्या है? स्वरों से मिल रहे हैं। ये जो स्वर हैं अलग अलग स्वरों से मिल रहे हैं। ये जो स्वर थे सेम स्वरों से, समान स्वरों से मिल रहे थे। आ सेम स्वर हैं, तो सजाती स्वर कहते थे इनको। बच्चे ये स्वर सेम स्वरों से नहीं मिल रहे, समान स्वरों से इनकी रचना नहीं हो रही है, इसलिए संयुक्त स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर को हम विजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विजातीय स्वर।
क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो लाइक का बटन दबाओ बच्चे, जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। अब एक बार रिवीजन मारो कि स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं हम 7 आधार पर। कितने आधार पर कर रहे हैं बच्चे? 7 आधार पर कर रहे हैं। तो पहला आधार था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सर जी स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर उनको कहते हैं जो स्वर शुरुआत में हमें प्राप्त हुए थे, यानी जब भी स्वरों की रचना हुई होगी तो शुरुआत में जो स्वर हमें मिले थे ध्वनि के रूप में, वो स्वर थे आ, ई, उ। इन्हीं स्वरों के माध्यम से संधि स्वर का निर्माण हुआ। तो संधि स्वर की संख्या 7 है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए ओ औ है। मूल स्वर में 4 संख्याएं थी, आ, ई, उ, री। ठीक है। अब जो संधि स्वर था वो संधि स्वर के 2 पार्ट थे, संधि स्वर के 2 भेद थे। वो 2 भेद में दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 3 थी, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। जो दीर्घ स्वर थे वो आ प्लस आ बड़ा आ, ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ से बने थे। इसलिए सेम स्वर होने की वजह से आ सेम स्वर है ना, समान स्वर है, इसलिए हम इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। यहां पर संयुक्त स्वर में आ को हमने ई से मिलाकर ए प्राप्त किया था। जब ए हमें मिल गया था तो आ को ए से मिलाकर ए मिला। फिर आ को जब हमने ऊ से संधि करवाई, ऊ से संयुक्त किया, तो हमको आ से ऊ ओ मिला था। जब ओ हमें प्राप्त हो गया तो आ को ओ से संयुक्त किया तो औ मिल गया हमें। तो इस प्रकार हमने देखा हमें 11 स्वर मिल गए थे। हमें कितने स्वर मिल गए थे? जो हम उत्पत्ति के आधार पर स्वर ढूंढ रहे थे वो हमें 11 स्वर मिल गए थे। आपके सामने 11 के 11 स्वर हैं। अब चलते हैं जल्दी से दूसरे प्रकार पर। किस पर चलते हैं? दूसरे पर। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो इतनी बात आपने नोट कर ली। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। इसको दोहराना है बच्चे, याद करना है, अभी के अभी याद करना है। वेरी गुड। चलो लाइक का बटन अभी भैया कम है, लाइक दबाओ बच्चे, लाइक जल्दी से बढ़ाओ आगे। जिसने अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक करे जाके। अब यहां पर दूसरे आधार पर चर्चा हम करेंगे, वो है क्या? समय मात्रा या कालमान के आधार पर। ठीक है, समय, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे जो स्वर होते हैं सर वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो बच्चे पहला हो गया तुम्हारा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, इनके बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ इसके बाद। एक ये वाला क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कल ही रखेंगे, है ना। और इसके बाद ये रिवीजन भी करेंगे क्योंकि क्लास तो बड़ी हो गई है। हाँ चलो देखो जल्दी से। जो समय, मात्रा, कालमान के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं। समय के आधार पर स्वर कितने होते हैं? आप 3 लगा दोगे, टिक लगा दोगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कालमान के आधार पर, यानी काल के आधार, काल माने समय होता है, काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में आ, ई, उ, री बड़ा कम समय लग रहा है, जिन स्वर, जो स्वर 11 स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जैसे हम कह दें आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री,
तो ये क्या है? हस्त स्वर हैं। हस्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप तुरंत कह दोगे सर जी हस्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी जो मूल स्वर है वही हस्त स्वर है। गलत है बच्चे। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर होते हैं, समय के आधार पर हस्त स्वर होते हैं। समय, मात्रा या कालमान के आधार पर हस्त स्वर कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, मूल स्वर यानी कि सबसे पहले कौन से स्वर मिले थे हमें? तो यही सारे स्वर मिले थे। और यही ऐसे स्वर भी हैं जिनको हम हस्त स्वर कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उनको हम हस्त स्वर कहते हैं। इसकी एक मात्रा के आधार पर पूछा है ना, इसको यह भी कह सकते हैं अगर जिन स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे तो हस्त स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को 3 या 3 से अधिक मात्राओं का अगर समय लगे तो हम उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ऐसे अगर समय के आधार पर कहें, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हस्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर से अधिक समय लगे, है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त स्वर से अधिक समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और सबसे अधिक समय जिन स्वरों में लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का मतलब है किसी भी व्यक्ति को अगर पुकारने में जिन स्वरों का आप प्रयोग कर रहे हो उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आप कहोगे राम, कहीं दूर खड़ा हुआ है राम, तो आपने राम बुलाया। ठीक है, कभी आप मंत्र का जाप कर रहे हो ओम, तो इसमें जो स्वर निकल रहा है ना, इसको हम प्लुत स्वर कह रहे हैं। इसको हम प्लुत स्वर कह रहे हैं। जैसे इसमें जैसे स्वर होता है, जैसे आपने ओम का उच्चारण किया, तो ओम का उच्चारण किया, आप कितनी देर घसीट सकते हो ओम? आप उतनी देर घसीट लो। ये क्या है? ओम। राम को पुकारना है, बड़ी दूर है राम, ठीक है, तो राम को पुकारना है तो आप राम, ये राम, ठीक है। तो दीर्घ स्वर क्या है? बचे हुए जो है सर वो दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। जैसे बड़ा आ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये बचे हुए स्वर क्या हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब एक आपके सामने लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसके बाद क्लास को हम थोड़ा सा समाप्त करेंगे। उसके बाद जो 2 आधार पर हो गए हैं, अगले जो आधार हैं वो बाद में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अच्छे से हिंदी पढ़ना है, क्योंकि हिंदी को भाई जल्दी नहीं समाप्त कर सकते, है ना। आपको कुछ चीज़ें बताएं, कुछ चीज़ें ना बताएं, तो जैसे आप पढ़ते आए हो वैसे ही डाउट फिर रहेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें अब आपसे पेपर में आया था। पेपर में जानते हो क्या आया था? अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ये पेपर में आया था, कानून गो में भी आया था, और काफी परीक्षाओं में पूछा जाता। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर क्या है? उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर की पहचान करो, या दीर्घ स्वर कौन सा है, क्या है, कौन सा है, कौन सा है, क्या कर लो, कौन है दीर्घ स्वर, कौन सा है दीर्घ स्वर, कौन सा है? तो ऑप्शन आपके थे बड़ा आ, ठीक है, ए ओ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन। जल्दी से बताओ, ये आपके सामने क्वेश्चन आया था, तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो इसको बता सकता है? उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन है बड़ा आ, ए, औ और ए। दीर्घ स्वर आ गया है सर जी, दीर्घ स्वर, अरे बाप रे, दीर्घ स्वर आ गया। तो दीर्घ स्वर तो हम पढ़ के आ रहे हैं कि यहां पर दीर्घ स्वर आ भी है, औ भी है, ए भी है, ए भी है। मतलब जो ऑप्शन आपने रखे थे वो सारे के सारे इसमें हैं। आ, औ, ए, यही तो ऑप्शन आपने इसमें रखे हुए हैं, आ, औ, ए और ए। तो ऐसे तो सर जी सारे के सारे दीर्घ स्वर हैं।
दीर्घ स्वर हैं कि नहीं? तो बड़ा कंफ्यूजन है। अब तो बड़ी दिक्कत आ गई यार सर जी, ऐसे कैसे हो जाएगा? दीर्घ स्वर आपने पूछा है, लेकिन एक चीज इन्होंने लगा दी थी, बस बच्चे यही चीज समझनी है, इन्होंने लगा दी थी उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इन्होंने पूछा है, यानी आप जो 7 आधारों पर वर्गीकरण करने वाले हो, हमने सबसे पहले आधार कौन सा बताया था? उत्पत्ति के आधार पर बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संधि स्वर, एक मूल स्वर। एक मूल स्वर, एक संधि स्वर, ठीक है। और लेकिन सर जी ये जो आप दिखा रहे थे ये क्या है? ये तो सर जी समय, मात्रा और कालमान के आधार पर था, तो दीर्घ स्वर ये थे। लेकिन हमसे तो ये पूछा ही नहीं तो कोई सब ऐसे तो लग रहा है कि यार सारे स्वर्ग दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, लेकिन सारे स्वर्ग दीर्घ स्वर हैं कब? जब आप समय कालमान के आधार पर चेक कर रहे हो, काल के आधार पर चेक कर रहे हो। लेकिन बच्चे जैसे ही आपने ये देखो उत्पत्ति के आधार पर गए, उत्पत्ति के आधार पर गए तो दीर्घ स्वरों की संख्या केवल बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ थी, ठीक है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ था, ठीक है। तो यही थे केवल, जिसमें आ आपको दिख रहा है केवल यही क्या है? दीर्घ स्वर है। और बाकी ए ओ ये दीर्घ स्वर नहीं थे, ये बच्चे संयुक्त स्वर के अंतर्गत थे। तो हमने कहा यहां पर कि जो बड़ा आ है ना सर, यही केवल दीर्घ स्वर है, यही केवल दीर्घ स्वर है उत्पत्ति के आधार पर। और बचे हुए जो बाकी है ना, ये और ये तीनों क्या हैं? तो तीनों बच्चे यहां पर संयुक्त स्वर हैं। क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। तीनों क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो गलती मत करना, आपको जरूर क्वेश्चन पढ़ना होता है, जरूर समझना होता है कि किस आधार पर स्वर पूछ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहे हैं, अर्थ के आधार पर पूछ रहे हैं, या समय के आधार पर पूछ रहे हैं। तो आज 2 आधार की बात हमने की है। हमने यहां पर पढ़ा है कि स्वरों की जो वर्गीकरण करेंगे, जो स्वरों को हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग तरीके से उनकी क्वालिटी पहचानेंगे, वो 7 आधार पर जानेंगे। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया है आज हमने कल, और दूसरा समय, मात्रा, काल के आधार पर पढ़ लिया है हमने। अब कल जो हम सीखेंगे, और इसकी क्वेश्चन भी करवा दिया, कल हम इसके आगे जो बचे हुए 5 आधार हैं स्वरों के, वो सीखेंगे। भाई टाइम लगेगा, अगर आपको हिंदी कंप्लीट तरीके से पढ़नी है, 5 आधार पर जो बचे हुए हैं वो क्लास कल चलेगी। अब इसमें क्या करना है बच्चे? आपको करना है एक प्रश्न का जवाब देना है, और जो बच्चा कंटिन्यू जवाब देता जाएगा तो लगेगा वो हिंदी सीख रहा है। अगर आपने पूरी हिंदी हमसे पढ़ी है आज की क्लास में तो उसका आंसर आप दे ले जाओगे, ठीक है। बताओ कि उत्पत्ति के आधार पर संधि, संयुक्त स्वर की संख्या क्या है? और कौन कौन से हैं, ठीक है। संख्या भी बतानी है, और यहां पर बताना है जो मतलब जैसे संख्या है वो कौन कौन से हैं वो भी बताना है, ठीक है। तो संधि संयुक्त स्वरों के बारे में भी बताना है, और कितनी संख्या है वो भी आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां बताना है? ये लाइव चैट है बच्चे, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है। आप अपना लेटर कहां डालते हो? पोस्ट बॉक्स में डालते हो ना, ठीक है। तो वैसे ही कमेंट बॉक्स है, ये लाइव चैट है, आपसे चैट हो रही है हमारी, आप लिख के हमें बता रहे हो, हम भाषा के माध्यम से आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लिपि के माध्यम से हमें बता रहे हो, हम भाषा के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ लाइव चैट में नहीं, आप सीधा कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ोगे। कमेंट बॉक्स में जब लाइव चैट खत्म होगी उसके बाद आप छोड़ोगे, ठीक है। तो यहां पर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर क्या है। और इसके साथ साथ आप सभी को एक कहते हैं ना कि फ्री में पढ़ना है तो आपकी एंट्री कार्ड होना चाहिए। तो एंट्री कार्ड आपका फ्री वाला है कि भाई आप एक अच्छा सा कमेंट करें, बताएं जरूर। अगर क्लास नहीं अच्छी है तो वो भी बताएं, क्लास कैसी लगी आज की, अच्छी लगी तो वो भी बताएं, क्लास कैसी रही। और आपको हिंदी की क्लास से, हिंदी की कक्षा से
हिंदी की कक्षा से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ लिखना ज़्यादा उचित है। लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आपको ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको बताना है। पूरा जितना विस्तृत आप कर सकते हो वो बताइए, और ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है। जैसे हमें भी थोड़ा सा लगे कि हमारे अंदर भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो, हमारे अंदर भी एनर्जी अच्छे रूप से आए, बढ़े, हमारी एनर्जी भी बढ़े। और आपका एक कमेंट या एक अच्छा कमेंट या एक लाइक हमारा एनर्जी ना 100% प्लस कर देता है, ठीक है। तो आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है। तो आप इतना कर सकते हैं, अगर क्लास को कंटिन्यू रखना होता है, भाई क्लास कब मन नहीं होता है, कब क्लास लेने का मन नहीं होता, ये भी आप जानते हो, कब जब अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, अच्छे बच्चे नहीं जुड़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं जुड़ते हैं, कहीं से कोई भी बच्चा आ गया, पढ़ नहीं रहा है, कुछ भी कॉमेंट कर रहा है, तब लगता है क्या यार पढ़ा हुआ है, अच्छे बच्चे ही नहीं है जो बिल्कुल परीक्षा की तरफ सोचे कि परीक्षा हमें निकालनी है, परीक्षा हमें हिंदी में पूरे नंबर लाने। और ये जो क्लासेस चल रही हैं ना, ये आप समझ लो पूरे में पूरे नंबर लाने की होड़ लगी है। पूरे में पूरे नंबर कैसे लाएं ये सब हम आपको सिखाएंगे। अभी तो क्लासेस चलेंगी, जब आप सारी क्लासेस हमारी ले लोगे उसके बाद लगेगा कि पूरे में पूरे नंबर कैसे लाएं। उसके लिए एक अलग से सेशन बताएंगे कैसे कैसे करना है, क्या सबसे पहले 20 दिन में हिंदी आपको कैसे पढ़नी है उसका सेशन हम लाएंगे। 20 दिन में कौन सी चीज़ों पर क्या फोकस करना है, कितनी चीज़ें हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तो ये चीज बिल्कुल नहीं भूलना, इसका आंसर आपको देना ही है, जरूर देना है, जरूर देना है, जरूर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एक कमेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे अंदर 100+% एनर्जी आ जाती है, प्रदान कर देता है। तो इसको भी आपको बताना है। और बात कर रहे हैं, अगर आप जानते हो, अगर आप हिंदी को पढ़ना चाहते हो तो आपको स्टडी पाई ऐप, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि वहां पर एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जो कि आपको दिख रहा है। फाउंडेशन बैच के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है, त्रिशूल बैच, और त्रिशूल बैच में आपका पूरा जीएस मिल जाएगा। इसी के साथ आपको सुदर्शन बैच का पूरा जीएस मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, सुदर्शन बैच का मैथ, और इसी में हिंदी को इंक्लूड किया गया है। यानी कि आप जीएस के साथ मैथ के साथ हिंदी भी आप पढ़ सकोगे। फीस उतनी है जितनी आपको दिख रही है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल जरूर आइए, स्वागत है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे आप पढ़ सकते हो। तो हाँ, नंबर जो दिया गया है उस नंबर पर कॉल करके आप बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये बिल्कुल नहीं भूलना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।